So राधे राधे दोस्तों, once again I welcome you back to our channel। तो क्लास 10th और 12th के CBSE के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपके अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसके आगे करना क्या है, और कुछ लोग जो इन रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं उनके दिमाग में इस तरह के नेटवर्क ऑफ कन्फ्यूजन क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का प्रोसेस क्या होगा, अब आगे आपको अपने कैरियर में कैसे आगे परस्यू करना है। तो इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर दैट आप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी पूरी को अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेना है, एंड उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से बस यही प्रॉमिस रहे कि आप पूरे वीडियो को अंत तक स्टिक करके देखेंगे ताकि आपको एक भी इन्फॉर्मेशन आपके पास छूटे ना। तो अगर ऐसे तो आपने सभी ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा, बट फिर भी अगर कुछ बच्चे जिन्होंने रिज़ल्ट अपना चेक नहीं किया तो आप इस वेबसाइट पे जाके cbseresults.nic.in पे वेबसाइट पे जाके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल सर्वर थोड़ा स्लो था क्योंकि इतने सारे लोग, लाखों बच्चों के रिजल्ट्स वहाँ पे डाले गए और सब ने एक ही साथ जब चेक करना स्टार्ट करा होगा तो सर्वर थोड़ा स्लो हो गया होगा। तो आप उसको अवॉइड करेंगे। अभी आप आराम से जाके चीज़ों को, ऐसे तो कल ही देख लिया होगा, इतनी अकबकी में कोई एक दिन वेट नहीं कर सकता, बट फिर भी ये आपके पास माध्यम था। और भी था, डिजी लॉकर वगैरह चीज़ें थी। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, अब आगे करना क्या है। तो बेसिक बात इतनी है कि जब आपने रिजल्ट्स देखा तो रिजल्ट्स में मान लीजिए कि आपके एक्सपेक्टेशन से नंबर बिलो मार्क्स है, तो कुल मिला के आपके पास अब 4 ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस, ऐसे तो कहो कि मेनली 3 ही ऑप्शंस बचते हैं, बट ऐसे आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। तो वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहला ऑप्शन तो आपका होगा रीइवैल्यूएशन का। ठीक है, कि आप अपनी कॉपी को रीइवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप एक सप्लीमेंट्री, ठीक है, या फिर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। बेसिकली कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, मैंने अपने सोर्सेज वेरीफाई करा। ठीक है, इवन CBSE मेंशन करती है। बेसिकली CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का नया नाम चेंज करके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रखती है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन के प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, डेट्स इंपॉर्टेंट क्या होने वाले, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और खुद के डाउट्स को क्लियर करें। साथ में अगर आपके किसी दोस्त, सहपाठी या किसी पेरेंट्स का डाउट्स हो उसको भी कंफर्म करें कि अच्छा ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को अब अप्लाई करना है ताकि हम लोग आगे फर्दर इसको प्रोवाइड कर सके, आगे बढ़ सके इसमें, इस प्रोसेस में। ठीक है, और ये मेरी तरफ से आप गारंटी रखें कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है सारे CBSE की वेबसाइट से निकाली है, सारे PDFs मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जब आप रीवैल्यूएशन के लिए जाते हो तो CBSE का खुद ही एक सर्कुलर आया था जो कि आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली उसने क्या किया कि पुराने जो प्रोसेस थे उसको चेंज कराया। चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ फॉर द बोर्ड ऑफ क्लास 10 एंड 12 क्या करता है कि आपको बस फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी इवेल्युएटेड आंसर का। पहले प्रोसेस क्या था देखिए आप, मतलब बेसिकली वो प्रेजेंट सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, आप पहले वेरीफाई करते थे मार्क्स को, फिर फोटोकॉपी आती थी आपके आंसर कॉपी की, एंड फिर आप उसको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते थे। अब क्या होगा कि आप पहले फ़ोटोकॉपी मंगवा ले सकते हो इवेल्युएटेड आंसर बुक का। ठीक है, और इसके लिए किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, आपका जो स्कूल है उससे आप कंसल्ट करो, वो आपके माध्यम से वो आपको वो फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनके पास प्रॉपर तरीका होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा और रीवैल्यूएशन होगा, या फिर आप दोनों करा सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आप ये काम कर सकते हो कब,
इस तरीके से जब पहले आप फोटोकॉपी मंगवाओ स्कूल की वाया एंड देन आप उसको वेरीफाई करो कि आपके मार्क्स सही हैं, जोड़े सही हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन में मार्क्स देना छूट गया है, और फिर आप उसको अप्लाई कर दो कि रीवैल्यूएशन के लिए कि भैया मेरे को रीवैल्यूएट करवाना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप ये सब चीज़ को पढ़ना डिटेल वगैरह से आप लिखा हुआ है, ठीक। उससे पहले आपको बता दूँ कि जो रीवैल्यूएशन में जो मार्क्स हैं वो आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये थी है, तो अगर आप हाईली कॉन्फिडेंट हो तभी आप रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग इसको बोलते हैं। रीवैल्यूएशन को कभी कभी रीटोटलिंग भी बोला जाता है। अब बोलोगे रीटोटलिंग क्यों भैया? तो रीटोटलिंग इसलिए क्योंकि आपके जो टोटल मार्क्स हैं सारे फिर से जोड़े जाएंगे, और अगर कहीं टोटलिंग में नंबर घट रहा होगा तो वो नंबर घटा दिए जाएंगे। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मेरे को तो पुराना नंबर चाहिए, नहीं, वो नहीं पॉसिबल है। आपको जो नया रीवैल्यूएटेड नंबर आएगा वो या तो बढ़ा हुआ आएगा या तो घटा हुआ। नॉर्मली बढ़ा हुआ ही आता है, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन घट भी सकता है, मान लो बाई चांस कहीं नंबरिंग की वजह से आपका नंबर बढ़ा हुआ था, वापस रीटोटलिंग में वो इरर पकड़ा गया, तो दैट मीन्स आपका नंबर घट जाएगा, और जो घटा हुआ नंबर है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ रीवैल्यूएशन माय फ्रेंड, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक ऑनलाइन कुछ जारी नहीं हुआ CBSE के माध्यम से, तो फिलहाल अभी आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू गो टू योर स्कूल टू आस्क फॉर द प्रोसेस, एंड फिर वो आगे आपको फर्दर इम्प्रूव करेंगे, फर्दर आपको प्रोसेस में आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था रिवैल्यूएशन वगैरह के लिए। अब अगर आप और गौर करो तो अब आगे प्रोसेस जो होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। ये दोनों बड़ा न्यूज़ मीडिया में, या फिर आप समझ लो कि जो चीज़ें आप 11-12 के स्टूडेंट्स के बीच में सुनते होगे, एक सप्लीमेंट्री और एक कंपार्टमेंट। तो क्या ये दो अलग अलग एग्ज़ाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम दो अलग अलग एग्ज़ाम नहीं है, बेसिकली आपस में इंटरचेंजेबल है, दो टर्म्स के नाम है, ठीक है। CBSE की वेबसाइट ऑफिशियली ने क्या किया ना, CBSE ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का नाम थोड़ा क्या रख दिया, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रख दिया। तो पहले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोला जाता था, अब इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बोलाता है, मतलब सप्लीमेंट करोगे आप अपने नंबर को, ठीक है। उसके प्रॉपर रूल्स है कि कौन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, 10th के लिए अलग रूल है, 12th के अलग रूल है, वो सब मैं सिखाऊँ, मतलब आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर वो क्या रूल्स हैं, कब आप दे सकते हो, कब नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए एक और एग्ज़ाम CBSE के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है आफ्टर योर मेन बोर्ड एग्ज़ाम, वो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। मान लीजिए कि कोई बंदा सारे मेन बोर्ड एग्ज़ाम में वापस हो गया, एक बार अपीयर हो चुका है, तो उसमें अगर उसको चाहता है कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव करने चाहिए क्योंकि वो खुश नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो एक या अधिक सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए वापस से बैठ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके प्रॉपर मंथ्स में आते हैं इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के, तो वो वेबसाइट में आपको वो लिंक आएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड देन आप बैठ सकते हो, ठीक है। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जो रीवैल्यूएशन और रीचेक के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप उसको इसमें आप ऐड ना करें, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। अब देखिए बेसिक बात आप समझो कि आप जो आपके पास जो रिजल्ट्स है उसमें आप पास हो या फेल, उसका क्राइटेरिया पहले ही CBSE मेजर कर चुके हैं। तो फटाक से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली CBSE के नोमेनक्लेचर में आप देखोगे तो वो मेंशन करती है कि सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और मैं आपको एक और नाम दिखाता हूँ, CBSE का ही वेबसाइट का तरीका है तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो सेम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। बेसिकली बात इतनी सी है कि जब भी CBSE सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का बात करती है तो 10th एग्ज़ाम का बात करती है, और जब भी वो सीनियर हाई स्कूल जो भी है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बात करती है तो वो क्लास 12th की बात करती है। तो याद रखना, अभी मैं आपको 12th के बारे में बता रहा हूँ, फिर आगे मेंशन होगा 10th के बारे में। तो दैट मीन्स कि अगर देखिए ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में था, अब तो ग्रेडिंग सिस्टम हट गया है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, आप चाहो तो अपने लिए पढ़ सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपको 33% मार्क्स कम से कम हर एक सब्जेक्ट्स में लाने होंगे। मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं,
और एक आधा आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, जो कि फिर रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, तो पासिंग परसेंटेज तो 33% है तुम्हारा, ठीक है। एंड अगर आप पासिंग परसेंटेज 33% लाते हो तो उसमें आपको थोड़ा गौर करना है कि वो पासिंग परसेंट 33% थ्योरी में भी हो और प्रैक्टिकल में भी हो। दैट मीन्स कि अगर आप थ्योरी में पास हो गए हो और प्रैक्टिकल में नहीं, देन ये नहीं चलेगा। आपको दोनों में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स है तो उसके नॉब्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में उस समय अगर मान लो आपके नंबर बढ़िया हैं किसी मेन सब्जेक्ट से, तो वो कैपेबल है आपको रिप्लेस कर देगा किसी भी लैंग्वेज पेपर को, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे तो मेन सब्जेक्ट भी रिप्लेस हो जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बेसिकली टॉप 5 का स्कोर देखा जाता है, ठीक है। तो खैर अब अपन आगे बढ़े। मान लीजिए आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो क्या कोई भी दे सकता है? नहीं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, देखिए। अ कैंडिडेट फेलिंग इन वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बेसिकली मेन एग्जामिनेशन, उसको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए। इसमें मेंशन पर्टिकुलर वर्ड क्या है? 1। बेसिकली अगर आप 1 आउट ऑफ द 5 में फेल है तब आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, 2 नहीं, याद रखें आप, ठीक है। तो अगर 2 या 3 में फेल हो गए हैं तो आपको अपना वो ईयर रिपीट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप फेल हो चुके हैं, आपके पास कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का कोई ऑप्शन नहीं है। खैर मूव ऑन करें। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट इसमें जो एलिजिबिलिटी है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का वो थोड़ा फ़र्क है। उसमें मैंने आपको बताया कि 1 आउट ऑफ 5, बट इस केस में आप समझ लो 1 आउट ऑफ 5 नहीं, इस केस में आपको 2 आउट ऑफ 5 अगर आप फेल होते हो तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। दिस इज़ 2 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में अगर आप किसी भी कैटेगरी में फेल होते हो तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देके उसमें पास हो सकते हो, ठीक है। बेसिकली बस शर्त इतनी सी है कि आप इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं स्कूल के लेवल पे वो सारे में आप पास हो, और वो तो नॉर्मली बच्चे से पास होते हैं अनलेस कि आपके मास्टर से आपका 36 का आंकड़ा चल रहा हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और मेंशन है दोनों एग्ज़ाम के लिए, एक तो 10th लेवल के लिए और 12th लेवल के, दोनों के लिए सेम चीज़ होगा कि अगर मान लीजिए कंपार्टमेंट आपको बैठना है तो भैया आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो जुलाई अगस्त में होती है, ठीक है, वो उसमें आप बैठ सकते हैं। या फिर आपको सेकेंड चांस चाहिए तो अगला साल मार्च अप्रैल में, मतलब जुलाई अगस्त 2025 या फिर आप मार्च अप्रैल 2026 में बैठ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 चांस 2 चांस, ऐसे 3rd चांस भी है आपके पास, फिर जुलाई अगस्त 2026 में भी बैठने का चांस मिलेगा आपको, ठीक है। इन ऑल आपको कितने चांस मिल रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बैठने के लिए? 3 चांस मिल रहे हैं, ठीक है। ये 3 चांस के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको अपने आप को वो फील्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है, फॉर 10th 2 सब्जेक्ट्स और फॉर 12th 1 सब्जेक्ट में आपको अपने आप को पास करवाना ही करवाना है, ठीक। अगर आप आगे देखोगे तो अ कैंडिडेट हु डज नॉट अपीयर और फेल्स एट वन और ऑल द चांसेस शैल बी डिटेक्टेड एज फेल्ड। मान लो कि आप अपीयर ही नहीं होते या फिर आप फेल कर जाते हो 3 चांसेस में, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको फेल साबित कर दिया जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंटर था वो आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अगर आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते सुनना इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन, कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन टू अपीयर एट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल। कैंडिडेट के पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप प्रैक्टिकल के लिए वापस से रीअपीयर हो सको, या फिर आप चाहते हो कि नहीं आपका जो पिछला प्रैक्टिकल का मार्क्स है उसको आप रिटेन भी कर सकते हो। रिटेन करने का मतलब ये होता है कि जो पहले आपको मार्क्स दे दिए गए थे वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, एक और चीज़, मान लो आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे और एक सब्जेक्ट में 1 चांस में आप पास हो गए, दूसरा में फेल हो गए, तो आप दूसरा में जब वापस बैठोगे ना तो जिसमें सिर्फ फेल हुए हो उसी का देना पड़ेगा, पुराना पास काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 चांस में आप सारे अपने फेल्ड सब्जेक्ट को पास में कन्वर्ट कर लो और आपकी बल्ले बल्ले।
सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या कैंडिडेट सारे एग्ज़ाम के कंपार्टमेंट, सारे सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं? तो नहीं, सिर्फ वही एग्ज़ाम, वही सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट देने होंगे जिसमें आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में लाइक करते हो, यानी आप बेसिकली फेल हुए हो। जिसमें आप पास हो उसका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे नहीं सकते। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व है, ठीक, उसमें प्रैक्टिकल में अगर पास हो तो आपको सिर्फ थ्योरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रीवियस प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको थ्योरी भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी दोनों देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिकल में पास बट थ्योरी में फेल थे तो सिर्फ थ्योरी दीजिए, बट आप प्रैक्टिकल में फेल होने का अगर है, जो कि नॉर्मली बच्चा नहीं होता है अनलेस कि उसका मास्टर के साथ 36 का आता हो, तो आपको दोनों में प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा और थ्योरी भी देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आप आगे देखें, मूविंग ऑन, जो भी आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने बताया था कि 10th लेवल की एग्ज़ाम होती है, उनको प्रोविजनली क्लास 11 में बैठा दिया जाता है, ठीक है। उस समय तक, जब तक वो फर्स्ट चांस जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होती है ना जुलाई अगस्त में, ताकि वो एग्ज़ाम दे सकें। नॉर्मली कोई भी सेशन जुलाई के अराउंड से स्टार्ट होता है, तो आप 11 में तो प्रमोटेड हो जाओगे, बट वो प्रमोशन जो होगा आपका वो प्रोविजनल होगा, मतलब परमानेंट नहीं है। अगर आप जुलाई अगस्त में अपना नाम क्लियर नहीं करते हो फेल स्टूडेंट के तौर पे, तो फिर वो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जा सकता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। His or her admission shall be treated as cancelled if she fails to pass at the first chance compartmental examination। समझ में आ गया? तो आपके 11 की पढ़ाई खतरे में आ सकती है। इसलिए भैया जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एग्ज़ाम दो। अदरवाइज़ आपके पास और भी कंडीशंस हैं, जैसे आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, या रीवैल्यूएशन कर सकते हो। तो जो बच्चे इस इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा और वेट करेंगे, हम लोग अपना काम पहुंच गए हैं। ये देखिए, प्रैक्टिकल मार्क्स का रिटेंशन होगा फेलियर कैंडिडेट्स का, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से इसको पढ़ें, ठीक। अब जो मेन चीज़ है वो है आपका क्या, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका कैसे होगा, ठीक है जी। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 के लेवल पे अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कराना चाह रहे हो, ठीक है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कराना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसको मैं नीचे कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ। अ कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड में रीअपियर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स। एक या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आप रीअपियर कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका मैथ में नंबर ख़राब आया और आप चाहते हो उसमें इम्प्रूव करना। मान लीजिए आपका फिजिक्स में भी ख़राब है, उसमें भी इम्प्रूव करते हो। केमिस्ट्री में भी ख़राब है, आप उसमें भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू एट ऑल माय फ्रेंड, ठीक है। तो उसमें आपको इम्प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बट ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि इसी साल होगा, वो हर बार आपको जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा वो आपको सक्सीडिंग ईयर ओनली, दैट मीन्स कि अगले साल ही आपको, इस साल जो करंट ईयर चल रहा है उसमें नहीं, अगले साल ही आपको करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप ध्यान से सुनना, एक वोकेशनल स्कीम होता है, उसके माध्यम से अगर आप अपियर करते हो तो वेट अ मिनट, आपको वो सारे सब्जेक्ट या तो सक्सीडिंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, या फिर फॉलोइंग ईयर मतलब कि उसके नेक्स्ट ईयर में आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट के भी एप्लीकेबल चीज़ें होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेंशन्ड है, सारे PDF डिटेल वाइज आप पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसे PDF है तो आप तो पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बस मैं एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए सेम इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया वही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल वर्क में अगर आप देते हो पास हो तो उसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट ले जाते हो तो फिर थ्योरी दो, थ्योरी आपका इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। बट अगर उल्टा है आपका तो ऐसा नहीं है, आपको थ्योरी भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान सुनेंगे, जो इम्प्रूवमेंट के लिए कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उनको एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दिया जाएगा, न्यू मार्कशीट उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी।
और न्यू मार्कशीट में लिखा होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो आपका मेंशन रहेगा। जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बाद भी आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें भी लिखा रहता है कंपार्टमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो मार्कशीट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, कि आपको मेन वो क्या बोलते हैं आफ्टर इम्प्रूवमेंट दिया गया वो रिजल्ट। बट इम्प्रूवमेंट के साथ मैं एक कंडीशन बताता हूँ कि क्योंकि इम्प्रूवमेंट देंगे ना रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट वाले एग्ज़ाम देंगे उनके पास एक्चुअली 2 मार्कशीट हो जाएगी। एक तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट और एक इम्प्रूवमेंट वाली, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट और ओरिजिनल में देखिए नॉर्मली अगर आपके पास 2 है तो आप बेस्ट ऑफ 2 में जो होगा, जिस जगह आपको लगेगा कि ओरिजिनल हमको प्रोवाइड करना है, इम्प्रूवमेंट वाले कंडीशन को लोग नहीं मानते तो आप वहाँ पे ओरिजिनली प्रोवाइड करते हो, और जहाँ पे आपको लगे कि आपको इम्प्रूवमेंट वाला प्रोवाइड करना है तो आप इम्प्रूवमेंट वाला प्रोवाइड करते हो। इससे क्या होगा कि आप दोनों का बेटर यूज़ कर सकते हो। और जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठे होंगे बच्चे उनको सिर्फ एक मार्कशीट मिलेगा कंपार्टमेंट वाला, ठीक है, क्योंकि फेल वाला तो कहीं यूज़ कर नहीं सकते है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो कि अगर 1 और मोर सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट देना है वो अपीयर आप नहीं कर सकते एडिशनल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मान लीजिए आप मैथ्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए और आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश या फिर कोई भी और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आप बैठ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है एक समय पे एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 10th के लेवल पर सेम चीज़ लिखा होगा, तो आप आराम से पढ़ लेना इसको, मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा। देखिए कुछ FAQs हैं तो ये बीच में मैंने थोड़ा सा FAQ उठा लो, जैसे अभी हाल फिलहाल तो जस्ट कल ही ना रिजल्ट निकला है। तो एक बच्चे का स्टूडेंट था, डाउट था, उसने पूछा ये है कि भैया ऐसा है कि मेरे रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं, तो मेरी फैमिली बड़ी डिसअपॉइंटेड है मुझसे, मैं खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तो मैं क्या करूँ। उनके लिए बेटर तरीका यही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप जो चीज़ें आपके मन में आ रही है, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है आपका अपने प्रति, अपने रिजल्ट्स के प्रति, आप उनके साथ शेयर करो कि यस कुछ गलतियाँ रही, वो मैंने रियलाइज़ करा है। पहली बात ये गलती रियलाइज़ करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करते हो तो आगे आपके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। इसलिए आप पहले अपनी गलती रियलाइज़ करो, उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ये सब शेयर करो, एंड दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है। उनको बताओ कि आपका कंसर्न ये है, आपका एफर्ट्स इतना था, एफर्ट्स के मुताबिक नंबर नहीं है, आप रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हो, जो भी है आपके मन में सारा चीज़ बता दो, दे विल सपोर्ट यू। आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो कि वो तो समझेंगे ही नहीं। दे विल अंडरस्टैंड माई फ्रेंड इफ़ यू आर्ग्यू योर केस वेल। अगर आप अच्छे तरीके से अपने बातों को रखना जानते हो तो दे विल अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम इतनी सी है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते अपनी बातों को अच्छे से, तो यही है। कोई भी निगेटिव बायस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है, समझ में आ गया आपको। खैर अपन मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स के तौर पे आए थे तो मैं वो सब डाउट्स लेता हूँ, उससे आपके इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यह है कि हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन क्लास 12 की कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको कितने चांस दिए जाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया, देयर विल बी 3 चांसेस, ठीक है। जुलाई अगस्त, फिर मार्च अप्रैल, फिर अगला जुलाई अगस्त। अगर आप 2015-2025 मान लो इसको, ठीक है, पुराना FAQs था इसलिए 2015 में से तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उसी ईयर के जुलाई में दे सकते हो, या फिर सेकंड चांस आपको मार्च अप्रैल में मिलेगा, या फिर थर्ड चांस जुलाई मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का जुलाई होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और FAQs, फेमस FAQs हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बंदा पूछता है कि उसके भाई ने इस बार +2 का CBSE का एग्ज़ाम दिया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया 3 सब्जेक्ट्स में। अब वो चाहता है कि वो सिर्फ ओनली 1 में इम्प्रूव चले। क्या वो ये पॉसिबल है कि उसको तीनों सब्जेक्ट में अपीयर होना ही पड़ेगा? फिर से बता देते हैं। इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि उसने 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा, बट वो चाहता है कि सिर्फ एक में अपीयर हो। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? चलिए देखते हैं CBSE क्या बोलती है। CBSE बोलती है कि पहली बात, इट इज़ द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। आपका अपना चॉइस है कि आप किस सब्जेक्ट में, 1 में, 2 में, 3 में इम्प्रूव करना चाहते हो।
लेकिन जब आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपने अप्लाई करा था 3 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप अभी सिर्फ 1 सब्जेक्ट में हो रहा, तो बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें आपको एब्सेंट कंसिडर कर दिया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के आपको वो फॉर्म भरना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है और किस में नहीं। उसी तरह रिवैल्यूएशन का भी है, किस सब्जेक्ट में आपको रिवैल्यूएशन में अप्लाई करना है, किस में नहीं, क्योंकि भैया देयर इज अ चांस कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। पता चला कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे और वहाँ गलती पता चला कि अरे भाई रिटोटलिंग में गलती हो गई, तो वो आपका नंबर घट भी सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं रीअश्योर कर देना चाहता हूँ कि नंबर आपका ऐसे नहीं घटेगा कि 4 नंबर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिए गए थे 5 में 4 आउट ऑफ 5, और जब आपका रिटोटलिंग हो रहा था तो उसमें देखा रहे यार तो बहुत फालतू आंसर लिखा है, फिर उसको 3 कर देते। नहीं, ऐसे उसको गुस्सा नहीं आएगा, इस तरह के नंबर नहीं घटते। क्वेश्चन में जो दिए गए नंबर है वो उतने ही नंबर रहेंगे, बट टोटल वापस ही किया जाएगा। तो बाई चांस अगर ह्यूमन एरर की वजह से आपके नंबर ज़्यादा दे दिए गए थे तो उसको कम कर दिया जाएगा, या फिर कम दे दिए गए थे टोटलिंग में, ठीक है, तो ज़्यादा कर दिए जाएंगे। याद रखना, ऐसे नहीं कि ये नंबर 4 से 3 हो जाएगा, ये 4 से 3 या 4 से 5 होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो नंबर फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना ये सब बात। नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगला स्टूडेंट का डाउट है कि क्या ये कंपलसरी है कि अगर वो थ्योरी में फेल हुआ है तो उसको प्रैक्टिकल एग्जाम में रिपीट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं कंपलसरी नहीं है, ये मैंने अभी डिस्कस कर चुका है। अब आप ये देखें कि अगर मान लीजिए वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है क्लास 10th और 12th को अपीयर करने के बाद, तो क्या वो अपीयर हो सकता है? हाँ, वो अपीयर हो सकता है एक या अधिक सब्जेक्ट में, बट सक्सीडिंग ईयर ओनली, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसी में, उससे पहले नहीं। चलिए ठीक है। क्या कोई कैंडिडेट साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठ सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम भी बैठ सकता है? नहीं, बिल्कुल नो माय फ्रेंड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक समय पे एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही दे सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया तो आपको पता है 33% इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट भी 33% होने चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and 12th अपीयर इन कंपाउंड एग्जाम? ऑलरेडी मैंशनड 3 times, जुलाई, मार्च एंड जुलाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। विल द मार्क स्टेटमेंट बी वन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एज मेन एग्जाम इन 10th and 12th? तो नहीं, जो भी मार्क स्टेटमेंट है, मार्कशीट आएगी आपकी, वो इम्प्रूवमेंट के लिए अलग आएगी और ओरिजिनल के लिए अलग आएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। बट जो आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला मार्कशीट आएगा उसमें लिखा होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि ये मैंडेटरी है कि थ्योरी में भी पास किया जाए और प्रैक्टिकल में भी पास किया जाए सेपरेटली क्लास 12 के एग्ज़ाम में। ऑब्वियसली माय फ्रेंड, यस, आपको थ्योरी में भी 33% लाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी 33% लाने पड़ेंगे, तभी आप ओवरऑल पास कहलाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी में पास हो गया और काम चल गया, नहीं ऐसा नहीं, या फिर प्रैक्टिकल में सिर्फ पास हो गया और काम चल गया। क्या नया मार्कशीट जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीवैल्यूएशन के बाद कोई है गुंजाइश कि नया मार्कशीट निकलेगा? ऑब्वियसली अगर आपका नंबर चेंज हो रहा है तो एक नया रीवैल्यूएटेड मार्कशीट निकलेगा आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप टेंशन में मत लो, ठीक है। लेकिन वो जो रीवैल्यूएटेड मार्कशीट है वो उसी समय निकलेगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, जब आप अपना ओल्ड मार्क स्टेटमेंट को सरेंडर कर दो। सरेंडर कहने का मतलब उसको आप वापस लौटा दो। ऑब्वियसली आप स्कूल को लौटाएंगे और स्कूल CBSE को लौटाएगी। तो जब आप रिवैल्यूएशन कराओगे और आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो न्यू इवैल्यूएटेड मार्कशीट आपको दे दी जाएगी और पुराना मार्कशीट आपको अपने स्कूल को प्रोवाइड कर देना होगा एंड देन वो CBSE को प्रोवाइड कर देगी। बेसिकली आपको पुराना मार्कशीट सरेंडर करना पड़ेगा, आप दोनों मार्कशीट नहीं रख सकते, इम्प्रूवमेंट वाले रख सकते हैं। क्या मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चांसेस रहते हैं कि सिर्फ इंक्रीज ही होता है वेरिफिकेशन के बाद, रीवैल्यूएशन के बाद? तो CBSE बोलती है कि मार्क्स इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है वेरिफिकेशन मार्क्स के बाद, ठीक है। और कैंडिडेट्स के पास कोई चॉइस नहीं हुआ कि रिवाइज रिजल्ट को वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बोलेगा नहीं भाई हमको पुराना वाला ही पसंद है, मालूम करे उसके मार्क्स घटने लगे, ये आपके पास चॉइस नहीं रहने वाली। रिवाइज रिजल्ट में आपका अगर आपके मार्क्स भले ही घट रहे हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको नया रिवाइज रिजल्ट जिसमें आपके नंबर अगर कम है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव एनी चॉइस,
ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होगा। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी में फेल हुए तो मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर दोनों में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। पूछ रहा है कि आपको मान लीजिए कॉपी करना है आंसर बुक, जो आप बोले मैंने वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए आपको कॉपी मंगवाना है, फ़ोटो कॉपी, तो आप कैसे करोगे? फ़िलहाल तो अभी कोई मेंशन नहीं है, बट उसके लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा। आप उसके लिए ये वेबसाइट cbse.nic.in पे रेगुलर विजिट करते रहिए, या फिर आप अपने स्कूल को कंसल्ट करें, अपने प्रिंसिपल से बात करें कि मेरे को फ़ोटो कॉपी चाहिए। आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि CBSE को कॉन्टैक्ट करने का जो CBSE का जोनल ऑफिस होगा आपके एरिया में, उससे आपका स्कूल का कॉन्टैक्ट ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आप इंडिविजुअल स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें। सो बेटर यू शुड कंसल्ट स्कूल प्रिंसिपल, दे विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था आपके रिजल्ट के बाद। अब इन जनरल एक छोटी सी बात मैं बता दूँ, और ताकि वीडियो अपन एंड कर सकें। देखिए, रिजल्ट आपका जो कुछ भी है, अगर आप 3-4 प्रोसेस जो मैंने बताया उसमें जाना चाहते हो तो जाइए, यू आर मोर देन वेलकम। बट मान लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 का किसी बच्चे का रिजल्ट 75% से कम आया, तो अगर इसको लगता है कि सिर्फ अगर वो रीवैल्यूएशन या इम्प्रूवमेंट वगैरह दे के वो 75% से अबव जा सकता है, तो उसको देना चाहिए। वाई? बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में ये क्राइटेरिया होता है कि बिलो 75% बच्चों को वो लेगा ही नहीं, इसलिए ही मस्ट गो मोर देन 75%, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब अगर आपको 75% अबव जाना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोस्ट एग्ज़ाम दो, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे अपने आप को 90+ समझ रहे थे और 95+ समझ रहे थे, बट उनके पास 90 आ गए, 91 आ गए, तो डोंट वरी माई फ्रेंड्स, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर। देखिए, फ्यूचर डिसाइड तो पूरा कंप्लीट फ्यूचर तो डिसाइड नहीं करेगा, बट आपके आगे आने वाले फ्यूचर डिसीजन को डिसाइड करेगा। आप कौन सा कॉलेज लेते हो, आपके पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल रहेगी कि नहीं रहेगी, आप खुद सेटिस्फाइड रहोगे कि नहीं रहोगे, ये छोटी छोटी बात बहुत मैटर करती है। इसीलिए आप उस रिजल्ट को कैसे लेते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स नॉट द इवेंट बट योर रिस्पॉन्स दैट डिसाइड कि क्या है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव टोन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। खुद पे विश्वास रखो। अब तक जो भी रिजल्ट्स निकले हैं उसमें गलतियाँ आइडेंटिफाई करो और आगे आने वाले एग्ज़ाम में उसको सुधारो। एंड दिस इज़ द पैथ ऑफ एक्सेप्टेंस माय फ्रेंड। एक्सेप्टेंस इज़ की टू हैप्पीनेस। खैर चलिए, इसी बात पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। राधे राधे, सी यू, sayonara, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। वेयर इज़ द छोटा सा की? यस, दिस इज